नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार माँ सरस्वती इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत करता हूँ। देखिए दोस्तों, पिछली कक्षा में हम वर्ण पढ़ रहे थे। वर्ण में हमने स्वर और व्यंजनों को कंप्लीट कर लिया था। आज हम वर्ण की अंतिम क्लास पढ़ेंगे, जिसमें हम वर्णों के उच्चारण स्थानों के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इनके उच्चारण स्थान पढ़ने से पहले हमें थोड़ा इसमें पढ़ेंगे। जो वर्ण है वो कंपन के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला पॉइंट है कंपन के आधार पर वर्णों के प्रकार। तो देखिए दोस्तों, कंपन के आधार पर वर्णों के दो प्रकार हैं। एक तो है हमारा घोष, या इसी को बोलते हैं सघोष। घोष या सघोष वर्ण, इसकी परिभाषा है जिन्हें वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन पैदा होता है, उन्हें घोष वर्ण कहा जाता है। यानी कंपन पैदा होगा, उनके उच्चारणों में वो क्या कहलाएंगे? घोष या सघोष वर्ण कहलाएंगे। इनमें कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो घोष या सघोष वर्ण में आते हैं प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। अंतस्थ व्यंजन आते हैं, अंतस्थ। तो इसमें सभी क्या है? अंतस्थ व्यंजन आते हैं। अंतस्थ व्यंजन में ये रह ले वे और सभी स्वर भी इसमें आते हैं, सभी स्वर। तो ये है घोष या सघोष वर्ण। इसके बाद में दूसरा है अघोष वर्ण। तो देखिए दोस्तों, अघोष वर्ण है, इनके उच्चारण में क्या है? कंपन पैदा नहीं होगा या कंपन उत्पन्न नहीं होगा। जिन्हें वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन उत्पन्न या पैदा नहीं होता है, पैदा नहीं होता, उन्हें अघोष वर्ण कहा जाता है। अब इनमें देखो कौन कौन से आएंगे। तो इसमें है प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा व्यंजन, पहला और दूसरा वर्ण, और ऊष्म व्यंजन आएंगे इसमें। ऊष्म व्यंजन, सभी ऊष्म व्यंजन आएंगे, जिसमें से है नहीं आएगा, है सिर्फ इसमें आएगा, है इसमें आएगा, है के छोड़ के सभी ऊष्म व्यंजन इसमें आएंगे। तो ये हो गए हमारे कंपन के आधार पर वर्णों के प्रकार।
इसके बाद में है हमारे वायु लगने के आधार पर, मुख से वायु निकलने के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण, उसको और पढ़ लेते हैं। अगला पॉइंट है हमारा वायु लगने के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण, यानी मुख से जो वायु निकलती है उसके आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। तो दोस्तों ये होते हैं हमारे दो प्रकार के, एक तो होते हैं अल्प प्राण और एक होते हैं महाप्राण। तो अल्प प्राण में देखते हैं, इसकी परिभाषा है जिन्हें वर्णों के उच्चारण में वायु मुख से अल्प मात्रा में बाहर निकलती है, उन्हें बोलेंगे अल्पप्राण। अब अल्पप्राण में कौन कौन से व्यंजन आएंगे? तो अल्पप्राण में आएगा पहला, तीसरा, पांचवा। तो प्रत्येक वर्ग का क्या आएगा? प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण सभी स्वर इसमें आ जाएंगे, सभी स्वर और अंतस्थ व्यंजन भी, अंतस्थ व्यंजन ये हैं अल्पप्राण। इसके बाद में अगला है हमारा महाप्राण। इसको मिटा देते हैं। महाप्राण जिन्हें वर्णों के उच्चारण में वायु मुख से अधिक मात्रा में बाहर निकलती हो या लगती हो, अधिक मात्रा में वायु मुख से अधिक मात्रा में बाहर निकलती हो या लगती हो, इसको हम लगती हो ये भी बोल सकते हैं। मात्रा, अधिक मात्रा में लगती हो, उन्हें महाप्राण कहते हैं। कहने का मतलब उच्चारण में ज़्यादा वायु का प्रयोग हो रहा है, ज़्यादा वायु लग रही हो, वो क्या है? महाप्राण है। और कम लग रही हो उसे क्या बोलेंगे? अल्पप्राण बोलेंगे। तो इसमें दोस्तों कौन कौन से व्यंजन आएंगे, वर्ण आएंगे? तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण और सभी ऊष्म व्यंजन ये इसमें आएंगे महाप्राण में। अब देखिए दोस्तों, ये तो हो गए हमारे वायु लगने के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। अब आते हैं आगे हम कि इनके उच्चारण स्थान क्या हैं, कैसे इनका उच्चारण किया जाता है, कौन सा मुख का कौन सा अवयव है या अंग है जिनसे इनका उच्चारण किया जाता है, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो इसको मिटा देते हैं।
तो अगला पॉइंट है हमारा वर्णों के उच्चारण स्थान। तो पहला उच्चारण स्थान है इसका वर्णों का कंठ। देखिए दोस्तों, कंठ से क्या क्या किन किन वर्णों का उच्चारण होता है। तो कंठ से पहला तो हमारा क वर्ग, संपूर्ण क वर्ग है, वो किससे बोलता है? कंठ से। इसके बाद में ए और आ जो स्वर है वो भी कंठ का ही उच्चारण स्थान है। और क्या बोलता है? तो जो है यानी है भी क्या है, कंठ से बोलता है। और विसर्ग, विसर्ग का भी उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। इसके बाद में तालु। तालु से क्या उच्चारण होता है? कौन कौन से वर्ण उच्चारण होते हैं तालु से? तो तालु का है च वर्ग, पूरा च वर्ग तालु से बोलेगा। स्वरों में ई और ई, ये भी तालु से ही बोलते हैं। और यह से, जो उस व्यंजन में यह से है वो भी क्या है? तालु से ही। अंत स्वर उस व्यंजन का यह और से तालु से ही बोलता है। अगला है हमारा मूर्धा। तो देखिए दोस्तों, मूर्धा है, मूर्धा में हम पूरा ट वर्ग और ऋषि और रे और से, ये क्या है? ये हमारा मूर्धा से उच्चारण होता है। एक बार हम उनको बोल के देखेंगे, अभी थोड़ा लिख लेते हैं। नंबर 4 है मूर्धा के बाद में दंत। तो दंत का उच्चारण, दंत से कैसे किन वर्णों का उच्चारण होता है? वो है त वर्ग। त वर्ग है वो दंत से बोलता है। और त वर्ग किससे बोलता है? दंत से है, दंत के और क्या बोलता है? तो त वर्ग के बाद में है ले और से, ये भी क्या है? हमारा दंत से बोलता है। इसके बाद में अगला है हमारा 5वां ओष्ठ। ओष्ठ से किन किन वर्णों का उच्चारण स्थान, ओष्ठ से किन किन वर्णों का उच्चारण होता है? तो ओष्ठ होता है प वर्ग। प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ है। स्वर में उ और उ, ये भी क्या है? ओष्ठ का ही उच्चारण स्थान है। इसके बाद में देखिए दोस्तों, वे भी क्या है? हमारा उच्चारण स्थान वे का भी क्या है? ओष्ठ है। अगला है हमारा, देखो अनुनासिक और नासिक व्यंजन भी होते हैं। पहले हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं इनके बारे में। तो यानी नाक की सहायता लेनी पड़ती है जिन वर्णों के उच्चारण, वो अनुनासिक या नासिक व्यंजन कहलाते हैं, या नासिक वर्ण कहलाते हैं। तो इनमें देखो कौन कौन से आएंगे। तो प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण है वो क्या आएगा? इनमें आएगा न, में। यह है हमारे अनुनासिक या नासिक व्यंजन। अगला है हमारा कंठ तालु। कंठ तालु हमारे ए और ऐ आएंगे। कंठ तालु में क्या आएंगे? ए और ऐ, यानी इनका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ और तालु है। इसके बाद में कंठोष्ठ। कंठोष्ठ, कंठोष्ठ किन वर्णों का उच्चारण स्थान है? तो ओ और औ, ओ और औ।
इसके बाद में अगला है दंतोष्ठ, दांत और होठ, यानी जिन वर्णों के उच्चारण में हम दांत और होठों का उपयोग लेते हैं वो है दंतोष्ठ। दंतोष्ठ में कौन कौन से आएंगे? तो दंतोष्ठ में आएंगे बे और फे, ये दंतोष्ठ में आएंगे। एक रह गया है हमारा वर्तस्य ध्वनि, वर्तस्य ध्वनि यानी वर्तस्य बोला जाता है मसूड़ों को। तो वर्तस्य ध्वनि में आएंगे हमारे ले, न, से और जय, ये वर्तस्य ध्वनि में आते हैं। एक है हमारा काकल्य ध्वनि, काकल्य ध्वनि। तो काकल्य ध्वनि में हमारे है को रखा जाता है काकल्य ध्वनि में। तो ये हो गया दोस्तों हमारे वर्णों के उच्चारण स्थान हो गए। कंठ से क वर्ग बोलता है, यानी क, ख, ग, इनका उच्चारण करेंगे तो कंठ का है जो हमारा यह निचला भाग है गले का, गले में, तो इसका प्रयोग हम क वर्ग में करेंगे। ठीक है। तालु है हमारे, यानी जीभ पे तला है, उसमें च वर्ग का उच्चारण स्थान है, या ई यस है, इनका उच्चारण स्थान तालु से होता है। मूर्धा है हमारा जो ऊपर का भाग है, जीभ के ऊपर का भाग है, उसको मूर्धा बोला जाता है, जिसका उच्चारण स्थान क्या है? टे है, टे वर्ग पूरा। रे से दंत का उच्चारण स्थान, दंत से हमारा ते वर्ग बोला जाता है, ते थे दे धे, यानी दांतों का प्रयोग होता है इसमें। ओष्ठ, तो ओष्ठ पे वर्ग का उच्चारण स्थान है, यानी हमारे होठों का प्रयोग होगा किसमें? पे वर्ग बोलने में। तो पे फे बे। इसी प्रकार अनुनासिक या नासिक व्यंजन है जिनमें नाक या नासिका की सहायता लेनी पड़ती है। कंठ तालु है, ए ऐ, कंठोष्ठ है, ओ औ, दंतोष्ठ है, बे फे, वर्तस्य ध्वनि है, ये मसूड़ा से बोले जाते हैं, यानी इनमें किसका? मसूड़ा का सही हो। वर्ष का मतलब होता है मसूड़ा। काकल्य एक तरह से हमारे कंठ से ही संबंधित है। ठीक है, यानी जो गले में वो होता है ना कंठ, उससे संबंधित है ये। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आगे कक्षा में हम चर्चा करेंगे संज्ञा के बारे में। तब तक धन्यवाद।